हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु गुप्ता, वेलकम टू एडवीज यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई एम स्टार्टिंग क्लास 9th मैथमेटिक्स क्लासेस ऑन एडवी यूट्यूब चैनल। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन क्लासेस में हम क्लास 9th का जो भी पूरा सिलेबस है CBSE और ICSE इसको कवर करेंगे। और जो ये टॉपिक्स हमारे हैं, जो भी हमारे क्लास 9 के टॉपिक्स हैं, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम बिल्कुल डीप में जाके फंडामेंटली उनको हम समझेंगे, ताकि तुम लोगों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बने। और आगे भी अगर जो भी तुम क्लास 11th और 12th में जाओ तो वहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो तुम्हारे डिपेंड करने वाले और दूसरे कॉन्सेप्ट होंगे, उनको भी तुम अच्छी तरह से समझ सको। ठीक है, तो चलो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टॉपिक लेंगे पॉलिनॉमियल्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन क्लासेस में मैंने जैसे बताया कि हम लोग जो है कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही हम यहाँ पर इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो समझ लो, एक हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। मान लो कि तुम वीक में एक दिन जो है मार्केट जाते हो और सामान लेकर आते हो। ठीक है, और जब तुम मार्केट जाते हो तो तुम वहाँ से अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं जो तुम्हें रिक्वायर्ड है उनको तुम खरीदते हो। तो सपोज़ करो तुम यहाँ पर एक बार जब मार्केट जाते हो तो तुम यहाँ पर मिल्क लेते हो, दूध लेकर आते हो, दूध के पैकेट्स लेकर आते हो। सपोज़ करो तुम यहाँ पर बिस्किट्स लेकर आते हो। ठीक है, और साथ ही साथ तुम अपना कुछ और भी जो थिंग्स हैं, जैसे मान लो सोप्स वगैरह हैं, वो तुम जो है यहाँ पर ख़रीद कर लाते हो। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, इसमें तुम्हारी और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल को हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि हमारा क्या होगा। अब मान लो कि ये जो तुम्हारी चीज़ें जो तुम्हें ख़रीद कर लानी है, ये सब तुम्हारा फिक्स है कि तुम्हें मार्केट में जाओगे तो तुम मिल्क लेकर आओगे, बिस्किट लेकर आओगे और सोप्स लेकर आओगे। और सपोज़ करो कि इनका प्राइस भी फिक्स है कि मिल्क का एक जो तुम्हारा पैकेट है, सपोज़ तुम्हारा ये 50 रुपीज़ में आता है। सपोज़ बिस्किट का एक पैकेट तुम्हारा 10 रुपीज़ का है, और सोप का एक सोप तुम्हारा यहाँ पर सपोज़ करो 20 रुपीज़ का है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग तुम मिल्क के पैकेट लेकर आते हो, बिस्किट लेकर आते हो या सोप लेकर आते हो। ठीक है, सपोज़ करो कि यहाँ पर अब ये फिक्स नहीं है तुम्हारे पास कि मान लो मिल्क के जो पैकेट हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पर हमने ये मान लिया कि नंबर ऑफ पैकेट्स जो है हमारे मिल्क के, उनको हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर x से। तो यहाँ पर हमने उन नंबर ऑफ पैकेट्स को नाम दे दिया एक x। ठीक है, x हमने यहाँ पर क्यों बोला? क्योंकि ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये x की वैल्यू यहाँ पर आएगी। हो सकता है कभी तुम्हें 3 पैकेट रिक्वायर्ड हो, या हो सकता है कभी तुम्हें एक ही पैकेट रिक्वायर्ड हो, या हो सकता है कभी तुम्हें एक भी पैकेट रिक्वायर्ड ना हो। ऐसे ही बिस्किट्स के लिए जो हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, सपोज़ हमने उनको बोल दिया y, और नंबर ऑफ सोप्स हम लोगों ने बोल दिया मान लो यहाँ पर z। तो ये जो x, y और z है, ये हम लोगों ने कुछ एक नंबर ले लिया x, y एंड z। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगी। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर एक मार्केट तुम जब एक बार जा रहे हो तो तुम्हें कितने पैसे ले जाने चाहिए, तो तुम यहाँ पर क्या बोलोगे कि जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट आएगा दैट विल बी 50x, कि भाई एक पैकेट का जो प्राइस है वो तुम्हारा 50 है, तो x पैकेट का प्राइस हो गया तुम्हारा 50x, प्लस बिस्किट के जो तुम्हारा कॉस्ट पड़ेगा वो हो जाएगा तुम्हारा 10y, और जो सोप्स का तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा दैट विल बी 20z। तो ये तुम्हारी टोटल जो है प्राइस हो गया जो
तुम सामान खरीद कर लाने वाले हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड, हमें ये नहीं पता कि मिल्क के और बिस्किट के और सोप्स के पैकेट हमें कितने कितने लाने हैं, ये हमारे वेरी करते हैं। तो हमने उनको एक्स वाई और जेड लिया और जो टोटल प्राइस तुम्हारे सामान का होगा उसको हमने इन एक्स वाई और जेड के टर्म्स में यहाँ पर दिखा दिया। यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पॉली प्लस और एक नोमियल। तो पॉली का मतलब है मैनी, मतलब कई, एक दो तीन कई सारे, और नोमियल का मतलब है टर्म्स। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा नंबर जिसमें तुम्हारे कई सारे टर्म्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ लिखा है नीचे 50x + 10y + 20z, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। और जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें बताया कि इसका रियल लाइफ में भी काफ़ी यूज़ है, और भी इसका, ये तो चलो हमने एक अपना डे टू डे लाइफ का बनाया, लेकिन रियल में इसका हम रियल लाइफ में हम कहाँ पर यूज़ करते हैं या कहाँ पर यूज़ होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले पॉलिनोमियल को थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने किया क्या कि हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड हमारे पास नंबर थे और 50, 10 और 20 ये हमारे पास नंबर थे। अब जो मिल्क का पैकेट है उसका जो प्राइस है वो एक फिक्स है, क्या है, कांस्टेंट है। उसकी जो प्राइस है वो ठीक है, वो चेंज होगी, मान लो महीने या 1 मंथ, वंस इन अ मंथ, या मान लो 2 मंथ्स के बाद या 6 मंथ के बाद उसकी प्राइस तुम्हारी चेंज हो जाए। लेकिन नॉर्मली प्राइस तुम्हें मालूम है कि 50 रुपीज़ है, तो वो एक फिक्स प्राइस है। ऐसे बिस्किट का जो प्राइस है वो तुम्हारा 10 रुपीज़ फिक्स है और सोप का प्राइस है वो तुम्हारा 20 रुपीज़ फिक्स है। अगर तुम ये प्राइसेस फिक्स कर दो तो ये जो हमारे नंबर्स हैं 50, 10 एंड 20, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। और जो हमारे एक्स वाई एंड जेड हैं, जो हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैं एंड नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सोप्स हैं, वो हमारा चेंज हो रहा है, वो हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम यहाँ पर लेते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जिससे हमने जो एग्जाम्पल लिया वहाँ पर हमारे जो कांस्टेंट हो गए वो हमारे हो गए 50, 10 एंड 20। ठीक है, नॉर्मली तुम ये कह सकते हो कि सर इनकी वैल्यू भी तो हमारी चेंज हो सकती है। बिल्कुल, इनकी वैल्यू भी तुम्हारी चेंज हो सकती है और इनको भी तुम वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हमने इस एग्जाम्पल में इनको कांस्टेंट लिया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि मिल्क का जो प्राइस है वो तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, और जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा क्या है कि हमें कितने पैकेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। जो यहाँ पर हमारे इस एग्जाम्पल में हो गए एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये हमारे कांस्टेंट हुए और एक्स वाई और जेड हमारे क्या हुए, वेरिएबल हुए। तो जैसा कि तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमारे कांस्टेंट हुए जिनकी वैल्यू हमारी फिक्स है, कोई नंबर हमारा जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स है। और वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स भी हमारे नंबर्स ही हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। वो एक टाइम पर एक वैल्यू हो सकती है, दूसरे टाइम पर दूसरी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, और जो भी हमें, जैसे हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है कि हमारे जो हम भी थिंग्स को, जो भी चीज़ों को हम जाकर खरीदेंगे उनका प्राइस क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक्स वाई और जेड की उतनी वैल्यू डाल देंगे और हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स हुए और वेरिएबल्स हुए। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में किसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए या पॉलिनोमियल को समझने के लिए पहले हमें सबसे फंडामेंटली पता होना चाहिए कि हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, और इन्हीं वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलाकर हमारा पॉलिनोमियल बनता है।
तो चलो हम इसके आगे ये समझते हैं कि इनसे हमारा जो पॉलिनोमियल बन रहा है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक पॉलिनोमियल तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और सीखनी है यहाँ पर, वो है हमारे एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें तो हमारा सिंपल था, ये था कि हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स और उनकी कॉस्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसको हम सिंपल कॉस्ट से मल्टीप्लाई ना करके हमें उसका स्क्वायर से उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक वॉल है, एक स्क्वायर वॉल है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो x है और इसकी जो विड्थ है वो भी हमारी x है। ठीक है, और इस वॉल को पेंट करने का जो कॉस्ट है, सपोज वो तुम्हारा 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, कि भाई इसमें एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि कॉस्ट तुम्हारा क्या होगा। तो अब लेंथ और विड्थ तो इसकी दोनों सेम है क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर x इंटू एक्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके और उसके बाद इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 100 इंटू एक्स स्क्वायर। तो होपफुली तुम लोग को ये पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें किसी वेरिएबल को कई बार मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं और उससे डील करने के हमारे क्या क्या रूल होते हैं। और तो यहाँ पर जैसे हमने x को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमने इसको यहाँ पर x स्क्वायर का, इसको x स्क्वायर पढ़ा, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास जो वेरिएबल है उसको हम लोग 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x क्यूब। यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम हमने क्या लिया, x लिया है। अगर मान लो y है हमारे पास और उसको हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा y की पावर 4। यहाँ पर जो ये पावर हमारे पास है 4 है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो x क्यूब y की पावर 4 या z की पावर 6, इसका मतलब क्या है, z की पावर 6 अगर तुम्हारे पास लिखा है तो इसका मतलब है कि z को यहाँ पर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। तो हमने तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स थे x, y और z, उनको हमें केवल फर्स्ट पावर में ही यूज़ करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे कि आगे तुम समझोगे कि हायर स्टडीज़ में जो रिसर्च वगैरह होती है वहाँ पर भी हमें पॉलिनोमियल्स वगैरह फॉर्म करने पड़ते हैं, और वहाँ पर जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं उसमें वेरिएबल्स के बीच में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस होते हैं। तो वहाँ पर हमें वेरिएबल्स की पावर 3, 4, 5 और 6 ये भी यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल समझ में आ गया कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स डिफाइन करने के लिए तैयार हैं। तो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की। तुम्हारे सिलेबस में पॉलिनोमियल्स केवल 1 वेरिएबल्स में ही है, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि 2 वेरिएबल्स में भी हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, और 1 वेरिएबल का मतलब ये है कि तुम्हारा हम यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे। हमने जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स यूज़ किए थे x, y और z, लेकिन हम एक वेरिएबल ही यूज़ करेंगे। तो पॉलिनोमियल जैसा कि मैंने बताया, पॉली का मतलब है मैनी एंड नॉमिनल का मतलब है टर्म। तो कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन या कोई एक ऐसा नंबर जिसमें तुम्हारा कई सारे टर्म्स हों, और उन टर्म्स में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, उन टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे,
एक्सप्रेशन में हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे और उस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स हैं ये बीच में तुम्हारे प्लस साइन एंड माइनस साइन के साथ रिलेट हो सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक टर्म है 50x जो कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी यूज़ किया था। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक टर्म है। 50x का मतलब क्या है कि 50 तुम्हारा मल्टीप्लाइड हो रहा है x से। ठीक है, ऐसे ही हम और भी टर्म्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सपोनेंट का यूज़ करके भी हम टर्म्स बना सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने 25 को मल्टीप्लाई किया x से और फिर x को दोबारा इसके वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो ये हमारा टर्म क्या बन जाएगा 25x²। तो एक टर्म हमने यहाँ पर बना लिया 25x²। ठीक है, और इसके बाद अगर हम चाहें तो केवल और केवल यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं 3, और इन टर्म्स को आपस में हमने प्लस या माइनस करके कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ये हमारे पास जो 3 टर्म्स आ रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में तुम्हें समझ में आ गया यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे टर्म्स होंगे ये हमारे प्लस या माइनस से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन मैथ्स में डेफिनेशन से ज़्यादा तुम ये समझो कि हमारे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं या जो कंस्ट्रक्ट हैं वो क्या हैं, उनको अगर हम समझ गए तो हमें डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम फॉर्मल डेफिनेशन भी लिख लेंगे, लेकिन पहले तुम यहाँ पर ये समझो कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। पॉली प्लस नोमियल यानी कि मैनी टर्म्स, और ये टर्म्स हमारे कैसे बनेंगे, कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेरिएबल से, वेरिएबल को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेरिएबल से, और उन टर्म्स को हमने प्लस या माइनस से कनेक्ट कर दिया, वो हमारा क्या बन गया यहाँ पर पॉलिनोमियल बन गया। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल लिया है x। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल बना है, इसमें वेरिएबल है हमारा x, तो हम x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारा क्या था, हमें प्राइस निकालना था, हमें टोटल कॉस्ट निकालना था, तो उसमें हम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क जो है कुछ भी रख सकते थे, सोप के नंबर ऑफ पैकेट्स रख सकते थे। वैसे ही यहाँ पर भी हम x की वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। जैसे मान लो हमने 1 रख दिया, तो इसका जो पॉलिनोमियल का हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारा 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, 50 इंटू 1 हुआ हमारा 50, 25 इंटू 1 स्क्वायर हुआ 25 माइनस 3। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 माइनस 3 विच इज़ 72। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है हमारी x इज इक्वल टू 1 पर, वो हमारी क्या है 72। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल का यूज़ क्या है कि भाई हमने यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 डाला है, x इज इक्वल टू 0 भी डाल सकते हैं हम। भाई यही तो इसका यूज़ है, हम पॉलिनोमियल यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ डालकर जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकें। अगर हमारा x की वैल्यू फिक्स होती तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख कर ही उसकी वैल्यू बता देते, लेकिन पॉलिनोमियल का यूज़ ही यही है कि वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ हम रखें और उसकी वैल्यू हम निकालें। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 0 प्लस 25 इंटू 0 स्क्वायर, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 0 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है माइनस 3 और x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू है 72। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल
एक्सप्रेशन की जो वैल्यू हमारी आई है वो हमारी आई है -3, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस कुछ भी हो सकता है, जिस भी एम से हमारा पॉलिनोमियल बनाया गया है वहाँ पर हो सकता है कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जैसे पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो हम जिन पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे वहाँ पर x की वैल्यू हमारी रियल रहेगी, ठीक है, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। रैशनल नंबर्स भी हो सकती है। रैशनल नंबर्स के बारे में तुमने देखा होगा, तुमने क्लास 8th में पढ़ा है। इसके अलावा तुमने यहाँ पर इरैशनल नंबर्स हम पढ़ेंगे, वो भी हमारी x की वैल्यू हो सकती है, और जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे तुम्हें ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है इस तरह से हमारे पास लिखा है 50x + 25x² -3। इसको हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह से भी लिखते हैं, p ऑफ x, एक p लिखा हमने और ब्रैकेट में x बना दिया। इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इसका मतलब है, ठीक है। और इसको हमने इक्वल टू करके लिख दिया यहाँ पर। मान लो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया x² - x + 4, ठीक है। इस तरह से भी ये लिखा जाता है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल का नाम है वो तुम्हारा p ऑफ x है। यहाँ पर q ऑफ x अगर ले लोगे तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो केवल एक नाम है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 2x + 5, ये हमारा एक दूसरा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा f भी यूज़ होता है, अल्फ़ाबेट f। इसको नॉर्मली हम लोग फंक्शंस वगैरह में यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो है वो नाम है। नाम कुछ भी रख दो, लेकिन जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे कोई एक पर्सन है, उसका कुछ भी नाम है, राम है, श्याम, घनश्याम, कुछ भी नाम दिया है उसका, लेकिन अगर तुम उसका नाम चेंज कर दोगे उससे वो पर्सन नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये तुम्हारे जो है वो पॉलिनोमियल्स के नेम है, p ऑफ x, q ऑफ x और f ऑफ x, जो कि हमें हाँ ये तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो विथ वेरिएबल x है, ठीक है। लेकिन जो नेम है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे f(x) = हमने यहाँ पर ले लिया 5x³ + 2, केवल इतना भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हमने एक वेरिएबल में बनाया है तो हम 2 वेरिएबल्स में भी बना सकते हैं। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 2 वेरिएबल में भी हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे p(x, y). p(x, y) हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमें जो है 2 वेरिएबल हमने लिए। ये एक जो हमारा पॉलिनोमियल है ये हमारा 2 वेरिएबल में है, x एंड y में, ठीक है। और अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे। वेरिएबल्स जो है वो हमारा x भी होगा और y भी होगा। x के कुछ एक्सपोनेंट्स हो सकते हैं, y के कुछ एक्सपोनेंट्स हो सकते हैं, और लास्ट में जो भी हमारे टर्म्स आएंगे उनको हम प्लस या माइनस से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया 3x² -y³ + 4। अब यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल यूज़ किए x एंड y। तो जैसे किसी एक्सपेरिमेंट में भी पॉलिनोमियल्स वगैरह मान लो यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x और y, तो वहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसमें भी हम x और y की वैल्यू मान लो कुछ रखते हैं, जैसे मान लो हमने x की वैल्यू रख दी 1 और y की वैल्यू रख दी 2, और हम इस पर देखना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है इन वेरिएबल्स पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? p ऑफ 1, 2। अब यहाँ पर x, y लिखा था तो हमने x की जगह रख दिया 1 और y की जगह रख दिया 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 1² - 2q + 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 8 + 4 - 5 + 4।
यानी -y, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, ठीक है। इसी तरह से वन वेरिएबल में भी हम लोग यहाँ पर अगर चाहें तो हम वैल्यू रख के कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने x = 2 यहाँ पर रखना है, तो हम x की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे f(2) = 5 × 2³ + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 8 + 2, तो 5 × 8 होता है हमारा 40 + 2 विच इज़ इक्वल टू 42। तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। हमें हालांकि ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कि तो टू वेरिएबल्स में भी हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो पॉलिनोमियल्स की हमारी है वो हमने डिस्कस नहीं की है, उसको अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने ये बोला कि वेरिएबल है तीन, हमने एक बातें बोली कि यहाँ पर कि एक तो ये वेरिएबल्स होंगे हमारे पॉलिनोमियल में, फिर हमारे पास कांस्टेंट होगा, और फिर हमारे पास हमने ये बोला एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और चाहिए होती है हमारी, और वो हमारी कंडीशन ये होती है कि एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x एंड y, उनकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर होना चाहिए। वो हमारा 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, या होल नंबर हमारे क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस बात का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल यहाँ पे डिफाइंड हो जाता है। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा समराइज करके यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल हम देखेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल्स किस किस से मिलकर बनेगा। इसमें हमारे वेरिएबल्स होंगे, फिर इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे, फिर इसमें कॉन्स्टेंट्स की पावर्स हो सकती हैं जिसको हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें साथ में एक कंडीशन होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी कंडीशन। वो हमारी क्या है कि एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी होल नंबर, मस्ट बी होल नंबर। इसको भी अभी समझेंगे कि क्या मतलब है इसका यहाँ पर। लेकिन होल नंबर जो तुम्हारे होते हैं जिनको हम नॉर्मली W से डिनोट करते हैं, ये हमारा जो है होल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, इनको ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिखें 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ये चलते जाएंगे। तो ये जो सारे नंबर आ रहे हैं 0 से 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसकी ज़रूरत हमें क्या है कि हम जो पॉलिनोमियल्स हैं, हमारे जो रिलेशन बनते हैं वेरिएबल्स में, जैसे हम लोगों ने बनाया एक एग्जांपल लेकर, उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर तो कुछ भी हो सकती है, पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो उसको होल नंबर होना ज़रूरी क्या। तो यहाँ पर हम जो है पॉलिनोमियल जो है, ऐसे ही तुम्हारे बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखे हैं। इस तरह से हम वेरिएबल्स में बहुत सारे एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं। लेकिन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर रहेगा उसी को हम उस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि जो वेरिएबल्स हैं वो उनकी पावर्स हमारी होल नंबर रहें, उसके अलावा उसकी कोई भी पावर वहाँ पर ना हो, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हम किसी चीज़ को मैथ्स में जो है नॉर्मली हम लोग सब जो है लॉजिक यूज़ करते हैं, और मैथ्स में जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट डिफाइन किए जाते हैं या कुछ टर्म नया डिफाइन किया जाता है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक जो है होता है, ठीक है। तो बट जो हमने एक बार डिफाइन कर दिया उसको हम उसी तरह से लेते हैं, ठीक है। जैसे LCM डिफाइन किया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे LCM है, SCF है, उनको डिफाइन किया जाता है। डिफाइन करने का मतलब है जैसे हमने बोल दिया, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये पेन है तो इस पेन का कलर ब्लैक है, ठीक है। अब इस कलर को ब्लैक बोल दिया गया।
इस कलर को मान लो कि जब सबसे पहले रेड बोल दिया जाता है तो हम आज इसको रेड बोलते हैं, ठीक है। इसके पीछे कुछ खास लॉजिक नहीं है कि भाई ये ब्लैक है या रेड है, बट मैथमेटिक्स में मोस्टली उनके जो टर्म्स होते हैं हमारे जो डिफाइंड होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम ये समझ लो कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उसमें हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारा होल नंबर ही होना चाहिए। तो इसी का यूज़ हम पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है और हमें ये चेक करना है कि वो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यही तुम्हारा टेक्स्ट बुक्स में इस तरह का तुम्हें क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि उस एक्सप्रेशन में तुम्हारे पास कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है, जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा होल नंबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर होना चाहिए और इसी के लिए हमारा वेरिएबल जो है उससे डिवाइड नहीं होना चाहिए कभी भी, मतलब वेरिएबल तुम्हारा डिवीज़न में नहीं होना चाहिए। इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे कि मान लो हमारे पास अगर दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4/x, तो यहाँ पर क्या है 4 डिवाइड बाय x हो रहा है। तो x यहाँ पर क्या है कि x तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, x से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं ये वाली हमारी जो कंडीशन है, लेकिन मैंने ये मेंशन किया कि वेरिएबल का जो पावर है वो तुम्हारा होल नंबर होना चाहिए। अगर हम 4/x को देखें तो इसका मतलब क्या होता है, 1/x अगर हमारा लिखा है कभी भी, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल है तो इसका मतलब होता है x की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर -1। और इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हमारी पावर होल नंबर नहीं आ रही है, -1 हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जिसमें पावर हमारी होल नंबर नहीं है। जैसे एक तो अभी हम लोगों ने देखा 1/x हमारा है, तो ये x की पावर -1 हो गया। अगर मान लो तुम्हारे पास कभी लिखा है x की पावर 2, 1 डिवाइड बाई x की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है x की पावर -2, तो ये वाला टर्म भी तुम्हारा पॉलिनोमियल में नहीं आ सकता। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे अगर तुम्हारे पास कभी लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो इस केस में भी जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा 1/2 आ रहा है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये टर्म भी तुम्हारा कभी पॉलिनोमियल में नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर मान लो तुम्हारा दिया है क्यूब रूट ऑफ x, तो इसमें भी पावर हमारी 1/3 आएगी। फोर्थ रूट ऑफ x, इसमें भी हमारा पावर 1/4 होगा। फोर्थ रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x, ये जो हमारे टर्म है इसमें पावर 1/2, 1/3, 1/4 आती है, तो ये टर्म भी कभी तुम्हारे नहीं आ सकते। ना ही डिवीज़न में कभी तुम्हारा यहाँ पर वेरिएबल आ सकता है, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर्स हमारे होल नंबर्स में नहीं आते। या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वो तुम्हारे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी तुम्हारा होल नंबर में नहीं आते। तो ये जो तुम्हारे टर्म्स हैं ये पॉलिनोमियल में कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसमें यही हमें देखना है कि ये सारे टर्म्स हमारे एक्सप्रेशन में ना दिए हों। अगर हमारे ये टर्म्स एक्सप्रेशन में दिए हैं तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है मान लो x³ प्लस 4x² प्लस 3। अब इसमें जो है यहाँ पर ये तुम्हारा क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर हमारी क्या दी है, होल नंबर दी है। 3 and 2 दीज आर होल नंबर्स, है ना। और वेरिएबल्स हैं इसमें और कांस्टेंट्स हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो हमारा एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मान लो यहीं पर इस तरह से दिया होता 4x³ माइनस रूट x प्लस 5, तो क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल है? ये पहला वाला तो है, ये दूसरा वाला हमारा नहीं है,
क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब अभी हम लोगों ने देखा, इसका मतलब होगा x की पावर 1/2। तो बेसिकली तुम्हें यही चेक करना है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे क्या हैं, होल नंबर। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे मान लो 24 - 24 x की पावर 10, क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देखो पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स, ठीक है, लेकिन मैनी टर्म्स का मतलब है कि यहाँ पर हो सकता है कि एक भी टर्म ना हो, या एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म्स हो, कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा तुम नहीं कहोगे सर इसमें मैनी टर्म्स नहीं है, केवल एक ही टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो गया? ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक नाम ज़रूर होता है, लेकिन इसको भी हम पॉलिनोमियल्स के अंडर ही लेते हैं, मतलब इसको भी हम एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका स्पेशल नेम क्या है वो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसको भी हम जो है पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, भले ही इसमें एक टर्म भी हो। बस ये कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है कि वेरिएबल की जो पावर है वो तुम्हारा होल नंबर है। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है केवल और केवल 3, तो क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? अब तुम कहोगे कि सर इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसमें तो केवल एक कांस्टेंट है, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? हाँ, इसको भी हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 3 × x की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक्सपोनेंट में देखें तो एक्सपोनेंट में इसे हम भी लिख लेते हैं हम लोग कि x की पावर 0 हमारा क्या होगा, 1, या कोई भी वेरिएबल y की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी रियल नंबर की जो पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सेप्ट 0 की पावर 0। इस चीज़ को भी नोट कर लेना, 0 की पावर 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और जैसे मैं तुम्हें बताऊं ऑफलाइन में भी अभी जस्ट कल या परसों की बात है, जहाँ पर ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर 0 की पावर 0 कुछ स्टूडेंट ने बोला 1 होती है, लेकिन 0 की पावर 0 तुम्हारा 1 नहीं होता, 0 की पावर 0 तुम्हारा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ उठाइए, तो मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है कि नॉट डिफाइंड का मतलब है यहाँ पर इन्फिनिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तुम्हारा डिफाइंड ही हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, और 0 की पावर 0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि 0 की पावर तुम्हारा 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि हर एक नंबर की, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल है उसकी भी पावर अगर हम 0 करेंगे तो वो हमारा 1 हो गया। ठीक है, बस एक्सेप्ट 0 की पावर 0 जो है वो 1 नहीं होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर 3 अगर हमारा एक हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0। आगे जाके हम देखेंगे कि इसको हम लोग जो है यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले, सिंपली p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर 0 दिया है तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको भी तुम जो है यहाँ पर 0 × x की पावर 0 लिख सकते हो, और 0 तुम्हारा होल नंबर में आता है, ये बात ध्यान रखना, 0 तुम्हारा होल नंबर आता है, 0 इज अ होल नंबर। तो जो वेरिएबल है उसकी पावर तुम्हारी होल नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर। तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है, और ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर तुम्हारी नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन ना हो, 0 हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, इसमें भी है। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ रहा है, कांस्टेंट हमारा फ्रैक्शन हो सकता है, कांस्टेंट की पावर 1/2 हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल है उनकी पावर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर ये होल नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल।
लेकिन अगर हमारे पास मान लो वेरिएबल की पावर हमारी फ्रैक्शन में दी है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2/3 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो आई गेस जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस दिए हैं उनको तुम यहाँ पर इजीली कर सकते हो। बस उसमें ये देखना है तुम्हें कि जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास उनकी पावर होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब तुम्हें यहाँ पे पता होगा, नहीं पता है तो मैंने मेंशन कर दिया है कि 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जो ये सारे नंबर्स होते हैं इनको हम होल नंबर बोलते हैं। इसके साथ ही अगर तुम्हारा स्क्वायर रूट लिखा है यहाँ पर या क्यूब रूट लिखा है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको क्यूब रूट, इसको फोर्थ रूट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1/2 1/3 1/4, और ये तुम्हारी फ्रैक्शन में है तो ये तुम्हारा कभी भी पॉलिनोमियल में नहीं आ सकती। ऐसे ही x 1/x अगर तुम्हारा वेरिएबल डिवीजन में है उसका मतलब हो गया कि हमारा वेरिएबल की पावर -1 है -2 है, तो वो भी हमारा कभी भी पॉलिनोमियल में नहीं आ सकता। लेकिन x की पावर 0 आ सकती है, जिसका मतलब होता है जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1। ठीक है, तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल हैं और इस तरह से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें एक्सपोनेंट देखना है वेरिएबल का, बस। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आता है कोफिशिएंट्स का, कि कोफिशिएंट्स हमारे क्या होते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखते हैं कोई एक, जिसे मान लो 3x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, वेरिएबल है x क्यूब है, x की पावर 5 है, और यहाँ पर अगर हम लोग निकलना चाहें तो x की पावर 0 है, और साथ में कांस्टेंट है 3 -2 एंड 2। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे अगर हम x की पावर 5 की बात करें तो x की पावर 5 के आगे जो भी तुम्हारा मल्टीप्लाइड में है, जो भी कुछ मल्टीप्लाइड में है, दैट इज इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग बोलें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज इक्वल टू 3, क्योंकि x की पावर 5 के आगे हमारा मल्टीप्लाइड क्या है? 3 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। फिर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 दिस विल बी इक्वल टू -2। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, तुम ये नहीं बोलोगे कि x क्यूब के आगे सर हमारा 2 मल्टीप्लाइड है, -2 मल्टीप्लाइड। पूरा जो नेगेटिव साइन के साथ है, जो हमारा साइन के साथ है, उसको हम लेते हैं यहाँ पर। बल्कि अगर तुम लिखना चाहो +3 तो उसको भी लिख सकते हो। +3 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। इसलिए हम लोग कभी कभी साइन ओमिट भी कर देते हैं, प्लस का साइन, लेकिन नेगेटिव का साइन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हम लोग बोलें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो इनको यहाँ पर 3 -2 एंड 2 ये हमारे क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट्स हैं। तो जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके आगे जो हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बेसिकली ये सारे हमारे क्या हैं? ये सब हमारे कांस्टेंट्स हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट्स को हम कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह में कि कोफिशिएंट का मतलब कुछ और भी हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर x की पावर 5 के आगे हमारा 3 भी मल्टीप्लाइड है, और इसके अलावा कुछ और भी मल्टीप्लाइड है, जैसे कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि भाई x की पावर 5 के आगे जो भी मल्टीप्लाइड है, जो भी कुछ नंबर मल्टीप्लाइड है, दैट कंप्लीट थिंग इज इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ। हालांकि यहाँ पे तो तुम्हारा केवल 3 है, बट इस बात को ध्यान रखना। द कंप्लीट या द नंबर, the complete all the terms constants or variables multiplied with x की पावर 5 are called coefficient
ऑफ एक्स की पावर 5, मतलब एक्स की पावर 5 के आगे जो भी कुछ मल्टीप्लाइड होगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट तुम्हारा क्या होता है। अगर तुमसे पूछा जाए एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, दैट इज -2 एंड विद साइन होता है, विद साइन होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे 2 लिख दोगे, विद साइन लोगे -2 लिखोगे, एक्स क्यूब के आगे का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, ठीक है। चलो तो इसका और एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल लिख लेते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू -7x⁴ प्लस, चलो एक हम लोग जो है 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल ले लेते हैं, हालांकि हमारे क्वेश्चंस तुम्हें इसके टेक्स्ट बुक में शायद ना मिले, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए मिलेगा लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, प्लस y⁴। अब यहाँ पे तुम्हारे पास पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, x⁴, x² y प्लस y⁵। तो इसमें हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इज इक्वल टू -7, क्योंकि x⁴ के आगे क्या हमारा मल्टीप्लाइड है, -7। कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू y इज इक्वल टू +2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y³ इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर ये देखो हमने x², सेकेंड वाला हमारा देखो x² y के आगे का कोफिशिएंट हमारा क्या है, +2, मतलब पूरा जो टर्म है हमारा x² y उसके आगे हमारा क्या मल्टीप्लाइड है, +2 मल्टीप्लाइड है। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि ये हमारा क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 2 होगा। अगर मान लो यहाँ पर पूछा जाता कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हम क्या लिखते, 2y, क्यों, क्योंकि x² के आगे क्या मल्टीप्लाइड है, 2y, ठीक है। भले ही वो वेरिएबल है लेकिन वो भी तुम्हारा कोफिशिएंट में इंक्लूडेड हो गया। ऐसे ही मान लो अगर तुम्हारा होता कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता, 2x², y के आगे क्या मल्टीप्लाइड है, 2x², तो ये तुम्हारा कोफिशिएंट हो जाता, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये तुम्हारा जो है कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक। इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास है P ऑफ x, y इज इक्वल टू x² प्लस 3xy² प्लस y²। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोफिशिएंट देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x² हम लोग बोलेंगे 1, कोफिशिएंट ऑफ x हम बोलेंगे 3y², क्योंकि x के आगे क्या मल्टीप्लाइड है, 3y²। लेकिन अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है, तो यहाँ पर देखो y² कहाँ पे आ रहा है, y² एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, 2 टर्म्स में तुम्हारे पास y² आ रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोफिशिएंट ऑफ y² हमारा 3x होगा या कोफिशिएंट ऑफ y² हमारा 1 होगा। यहाँ पर पहले हमें उन सारे टर्म्स को कंबाइन करना पड़ेगा, y² के टर्म्स को, और फिर उसके आगे जो मल्टीप्लाइड है दैट इज इट्स कोफिशिएंट। ये जो तुम्हारा बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत सी बेसिक सी बात है, लेकिन इसका यूज़ भी तुम्हारा आगे तक होता रहेगा। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में यहाँ पे बताया था कि ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे जेईई वगैरह में भी यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट कोफिशिएंट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कोफिशिएंट तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमें अगर y² का कोफिशिएंट निकालना है तो हमें पहले y² के टर्म्स को एक साथ करना पड़ेगा। तो इसमें से हम y² को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। अब ये कैसे आया इसको भी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि किस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं, किस तरह से हम कॉमन लेते हैं। लेकिन हाँ, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम y² को मल्टीप्लाई करेंगे तो y² यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 3y²x आएगा जो कि यहाँ पर लिखा है, और y² यहाँ पर मल्टीप्लाई होके y² आएगा जो कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ y² बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और बाद में समझेंगे, अभी हो सकता है तुम्हें ये नहीं समझ में आया हो कि हमने किस तरह से यहाँ पर कॉमन लिया, लेकिन हाँ ये समझ में आना चाहिए तुम्हें कि कोफिशिएंट हमारा क्या होता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल की पावर का कोफिशिएंट पूछते हैं तो उसका मतलब है कि उसके आगे जो भी नंबर तुम्हारा मल्टीप्लाइड है दैट इज इट्स कोफिशिएंट। y² के आगे अगर 2 टर्म्स हैं y² के तो उसमें से पहले हमें y²
में दोनों को लेना पड़ेगा और फिर वहाँ से हमें लिखना पड़ेगा। या फिर तुम ऐसा भी देख सकते हो कि भाई y इस वाले टर्म में तुम्हारा y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3x, तो यहाँ से हमने लिया 3x और यहाँ से लिया हमने 1, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दिया 3x + 1 कर दिया, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बिल्कुल बेसिक सा, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें बताया कि पॉलिनॉमियल्स हमारे क्या होते हैं और पॉलिनॉमियल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कोफिशिएंट्स हमारे क्या होते हैं। तो इसमें जो तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है उसका तुम एक्सरसाइज 1, जिसमें तुम्हारा पॉलिनॉमियल्स को आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको तुम बहुत आसानी से कर सकते हो अगर तुमने आज का लेक्चर फॉलो किया है तो, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लासेस में और भी पॉलिनॉमियल्स को समझेंगे, बाकी और तुम्हारा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम है, उसको भी हम लोग डिटेल्स वगैरह में करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि अभी तुम जो भी आज हमने पढ़ा है उसके नोट्स को रिवाइज करो, अपने टेक्स्ट बुक के जो पॉलिनॉमियल का चैप्टर है उसकी शुरुआत में रीडिंग करो, ठीक है। मैं हमेशा सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि भले ही क्लास में हमने पढ़ लिया हो, लेकिन तुम्हें टेक्स्ट बुक से भी रीडिंग करनी चाहिए। बुक्स जो हैं वो पढ़ना काफ़ी यूज़फुल रहता है, ठीक है। एक एडवाइस मेरी हमेशा रहेगी कि बुक्स को हमेशा पढ़ना चाहिए, भले ही तुमने जो है क्लास में चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है, यहाँ यूट्यूब पे चैप्टर कवर कर लिया, लेकिन बुक्स को पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें कई चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी जो हमें वहाँ से मतलब हमें मिलती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, समझ तो हम लेते हैं, लेकिन उसी चीज़ को हमारा और पक्का करने के लिए और अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम उसको सॉलिड करने के लिए बुक से पढ़ना ज़रूरी है। और जो भी तुम्हारे उसमें एक्सरसाइज 1 वगैरह में क्वेश्चंस हैं उनको तुम करो, यहाँ पे समझो। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखो, यहाँ पर आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे पॉलिनॉमियल्स में ये देखेंगे कि हमारी नंबर ऑफ जो डिग्री होती है पॉलिनॉमियल की वो हमारी क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग फैक्टराइजेशन है, रिमाइंडर थ्योरम है, ये सब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है पॉलिनॉमियल का नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनॉमियल के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो कवर करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमारा जो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स है वो सब भी हमारा कवर होगा, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का कवर होगी। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है तुम्हारी थर्सडे को 7:30 PM पर होगी, ठीक है। तो 7:30 PM पे हम लोग मिलते हैं और मेरा तुम लोगों से यही कहना रहेगा कि भाई इन क्लासेस को तुम अगर कवर कर रहे हो, सारे को जो भी लेक्चर्स हैं उनको शुरुआत से लेकर लास्ट तक करो। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है, अरे ये सब तो मुझे आता है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें ज़रूर मेंशन कर दूंगा जो तुम्हें जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और जिनसे तुम्हारे फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। जैसे कि आज भी हमने कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन की हैं जो नॉर्मली तुम्हें अपनी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी। जैसे कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करें तो वो 1 होता है, ये तुम्हें मालूम है, ठीक है। लेकिन 0 की पावर 0 तुम्हारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें मालूम हो, ठीक है, बट ऐसे ही छोटी मोटी बातें जो इम्पॉर्टेंट हैं जानना और जो आगे तक तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए भी तुम्हारा रिक्वायर्ड रहेंगी, ठीक है, वो हम अपने लेक्चर में मेंशन करते रहेंगे। तो पूरे लेक्चर्स देखो सभी शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ठीक है, और सभी लेक्चर्स को तुम फॉलो करोगे। मैंने जैसे पहले भी बोला क्लास 9th के स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो उनका बड़े ईजली मैं कह सकता हूँ कि फाइनल एग्जाम में 90% से कम मार्क्स नहीं आएगा मैथ्स में, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीका मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है। मेरा ये इनिशिएटिव है कि भाई जैसे 11th-12th में स्टूडेंट जब पहुंचते हैं तो तब तक थोड़ा सा लेट हो चुका होता है कि उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन में आते हैं जिनके ऊपर मैं अपना टाइम हम लोग साथ में मिलकर जो है मैथ सीखते हैं, फंडामेंटल समझते हैं, बट
अगर वही काम पहले 9th-10th में स्टूडेंट्स कर लें तो उनको 11th-12th में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो 9th-10th में जो हम पढ़ रहे हैं बस उसको हम अच्छे से पढ़ लें। हम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले कि 9th और 10th में हम जेई का सिलेबस कवर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम इन लेक्चर्स को मत देखना, बट हम लोग फंडामेंटली जो हमारा सिलेबस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाकर सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को 7:30 PM पर होगी, तो तब मिलते हैं और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।